हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ आप सारे ही अच्छे हो। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्री बायोलॉजी ब्लड वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, हार्ट का थोड़ा सा पोर्शन और कर लेते हैं, ठीक है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी के अपन दिमाग में तो घुस के आ नहीं सकते भाई, ठीक है, कि क्या देगा पेपर में, कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। व्हाट्सएप चैनल पर तो जो बच्चे जो चलाते हैं उस हिसाब से डाउनलोड और ज्वाइन कर लेना, ठीक है, पक्का कर लेना, लेकिन इसमें कोई लापरवाही मत करना। एक सेकंड, पेन आयो। तो यहाँ पर अपन को बात करनी है हृदय चक्कर के बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका ये हृदय का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया था, पूरा मेरे ख्याल से बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात बताई थी मैंने कि जो आपका LA है, जो आपका लेफ्ट अट्रियम है, जो आपका बायां आलिंद है, इसके अंदर कौन आती है? पल्मोनरी वेन आती है, फुफ्फुसीय सीरा आती है। कौन आती है? फुफ्फुसीय सीरा आती है। अच्छा, और इधर जो आपकी आपकी राइट अट्रियम है, जो आपका दायां आलिंद है, इसके अंदर कौन आती है? आपकी वेना केवा आती है, महाशीरा आती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वर्ड जो है वो किसके लिए होता है यूज? लंग्स के लिए यूज होता है, फेफड़ों के लिए यूज होता है। फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं इसको, फुफ्फुसीय शिरा हिंदी में। फुफ्फुस वर्ड किसके लिए यूज होता है? आपके फेफड़ों के लिए यूज होता है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जो फुफ्फुसीय शिरा जो होगी वो कैसा रक्त लेके आएगी, कैसा ब्लड लेके आएगी? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीकृत रक्त लेके आएगी। और फेफड़ों के पास में क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो वहां से आने वाला जो रक्त वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीकृत रक्त होगा। तो यहाँ ये कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीकृत रक्त आ रहा है। और ये जो वेना केवा है ना, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये जो वेना केवा है ये रक्त कहां से लेके आती है? ये शरीर के अंगों से रक्त लेके आती है, बाकी जो अंग है वहां से लेके आती है, शरीर के बाकी अंगों से लेके आती है। मतलब रक्त कैसा लेके आएगी? ये आपका डीऑक्सीजनेटेड या फिर विऑक्सीकृत या फिर अनऑक्सीकृत रक्त लेके आती है। कौन? आपकी वेना केवा। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई, पल्मोनरी वेन कैसा रक्त लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत रक्त लेके आएगी। और वेना केवा जो है वो आपकी कैसा लेके आएगी? अनऑक्सीकृत रक्त या फिर विऑक्सीकृत लेके आएगी। वेना केवा कहां जुड़ती है? आपकी जो महाशिरा कहां जुड़ती है? आपके दाएं आलिंद में, जबकि आपकी पल्मोनरी वेन कहां जुड़ती है? आपके बाएं आलिंद में। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने बात करी कि आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में एक गेट होता है जिसको क्या कहते हैं? अपन त्रिवलनी पट कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवलनी पट कहते हैं। और जो आपका बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में गेट होता है उसको क्या कहते हैं अपन? द्विवलनी पट, मिट्रल वॉल, ठीक है, ये इसके नाम है। पता है ये बात, सारी बात ठीक है भैया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये ब्लड यहां से इसके अंदर भरेगा, बिल्कुल भैया, बायां आलिंद के अंदर ब्लड भरेगा। सिंपल सी बात है, पाइप है, पाइप में पानी आ रहा है, खून आ रहा है, खून आएगा तो इस टंकी में भरेगा, भरेगा भैया। लेकिन टंकी में तो नीचे छेद हो रखा है, टंकी में नीचे छेद हो रखा है, तो पानी जो है इसमें भर के के बाद इसमें इसमें भरते भरते किसमें आएगा? नीचे वाली टंकी में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या आएगा? और नहीं होनी चाहिए भाई। अरे भाई, इस पाइप लगा हुआ है, इसमें जा रहा है खून, ठीक है, इस टंकी में नीचे छेद है, तो इसमें आएगा तो सही, लेकिन फिर नीचे चला जाएगा। और आगे ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे ही इसमें भी रक्त आएगा राइट एट्रियम के अंदर, दाएं आलिंद के अंदर, लेकिन इसमें भी नीचे छेद है, तो क्या आ जाएगा? नीचे वाली में आ जाएगा। किसमें आएगा? दाएं नीले में आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब आप मैं से एक क्वेश्चन पूछ लूं कि जो आपका बायां आलिंद और जो आपका बायां निलय है, इसके अंदर कौन सा रक्त है? तो आपका आंसर आना चाहिए भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वो कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत रक्त है, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड यहां से यहां आया था। और मैं पूछ लूं आपके बाएं आलिंद, बाएं निलय के अंदर कौन सा ब्लड है? सॉरी, दाएं आलिंद और दाएं निलय के अंदर कौन सा ब्लड है? तो आप कह दोगे कि भैया इसके अंदर आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड या फिर अनऑक्सीकृत रक्त या फिर विऑक्सीकृत रक्त है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखना ध्यान से, मैंने कहा जो आपका बायां निलय जो है, यहां से इस टंकी से क्या निकलता है? एक पाइप निकलेगा। इस टंकी से क्या निकलेगा? पाइप निकलेगा। क्या निकलेगा? इसको क्या कहेंगे अपन? अवोटा कहेंगे, महाधमनी कहेंगे। क्या कहेंगे? अवोटा कहेंगे, महाधमनी कहेंगे। और जो आपका आरवी है, जो आपका आरवी है मतलब राइट वेंट्रिकल या फिर दायां निलय, इससे क्या निकलेगा? इससे पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। क्या निकलेगी? पल्मोनरी आर्टरी। अब आपकी मैं बुद्धि चेक करूं तो क्वेश्चन पूछ लूं क्या? पूछ लो। तो मैं ये कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। देखिए मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पर क्या आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज होता है, और आंसर आना चाहिए। पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज होता है? भैया लंग्स के लिए यूज होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय ध्वनि कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। फुफ्फुसीय वर्ड किसके लिए होता है? फेफड़ों के लिए। तो मैं एक बात बोलूं, मैंने आपको कल भी बताया था, आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर मतलब
अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है रक्त को, और वेन जो है ना, वेन जो है वो रक्त को पास लेके आती है। तो यहाँ पर देखो ये पल्मोनरी वेन थी, ये फेफड़ों से रक्त को लेके आई थी हार्ट के पास में, और ये क्या है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या ले जाएगी, हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, फेफड़ों के पास लेके जाएगी। और सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर जो आपका दायां निलय है, इसके अंदर ब्लड कौन सा था भैया, इसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और CO2 की मात्रा ज्यादा, वो वाला रक्त ये है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कम है तो अपन को ऑक्सीजन की मात्रा डालनी पड़ेगी भाई खून के अंदर, ठीक है। तो डालेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, इस रक्त को पाइप लगा के कहां भेज देंगे, फेफड़ों के पास भेज देंगे। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, इस रक्त को कहां लेके जाएगी, फेफड़ों के पास ले जाएगी। और दिक्कत है क्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है भाई, फेफड़ों के पास चला जाएगा। फेफड़ों के पास जैसे ये रक्त जाएगा, फेफड़े क्या कर डालेंगे, इसमें ऑक्सीजन डाल देंगे, ऑक्सीजन जैसे ही डालेंगे फिर ये रक्त कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड होगा तो ये जो आपकी पल्मोनरी वेन है ना, ये वाली इसको हार्ट के पास में लेके आ जाएगी, यहाँ लेके आ जाएगी। और यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस वाले टंकी के अंदर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन किसको चाहिए, आपके बाकी के जो शरीर के अंग है उनको चाहिए। तो यहाँ पर ये जो टंकी है आपकी एलवी, जो बायां निलय है, ये क्या करेगा, इसको किस में डालेगा, इस पाइप के अंदर, महाधमनी के अंदर डालेगा। इस महाधमनी के अंदर ये रक्त जाएगा, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहां जाएगा, ये जाएगा आपके शरीर के सारी अंगों के पास में। एक बार मैं इन चीजों को वापस रिपीट कर दूंगा, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ हृदय चक्र की बात करें, कार्डियक साइकिल की अपन बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल बात है। यहाँ पल्मोनरी वेन, ठीक है, यहाँ से इसमें ब्लड कौन सा ब्लड आया, इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, फेफड़ों से आएगा। इसलिए आपकी वेना केवा, इससे ब्लड कहां से आएगा, शरीर के बाकी हिस्सों से आएगा, और ये कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये भर जाएंगे, ठीक है, भर जाएंगे। अब इस रक्त को अपन कहां भेजेंगे, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम, इसको कहां भेजेंगे भैया, इसको फेफड़ों के पास में भेज दो ताकि इसमें ऑक्सीजन आ जाए। तो अपन पल्मोनरी आर्टरी लगाएंगे और कहां भेज देंगे, इसको फेफड़ों के पास भेज देंगे, ठीक है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको कहां भेजेंगे, आपके शरीर के अंगों के पास भेजेंगे। तो इसको ये पाइप लगाया अपन, अओर्टा महाधमनी लगाई, उसको अपन शरीर के अंगों के पास भेज दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, ठीक बात है, चलिए। और एक बात बता देता हूं, इन दोनों के बीच में जो गेट होता है उसको कहते हैं त्रिवेलनी कपाट, इनके बीच में जो होता है उसको द्विवेलनी कपाट। और यहाँ पर ये मैंने कल भी बताया था आपको, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी और जो आपका अओर्टा है, इनके यहाँ पर भी गेट होते हैं, ठीक है, द्वार होते हैं, जो क्या कहते हैं अपन, सेमी ल्यूनर वॉल या फिर अर्धचंद्र कपाटिका कहते हैं, ठीक है। हृदय चक्र, आलिंद और निलय का पूर्ण संकुचन और शिथिलन होता है। जैसे आपका दिल धड़कता कैसे है, तो आपका आलिंद और निलय जो है ना, इनमें क्या होता है, संकुचन होता है। अभी बताऊंगा, जो हार्ट की साउंड आती है वो कैसे आती है, उसकी भी बात करेंगे अपन। तो आलिंद और निलय का क्या होता है, पूर्ण संकुचन और शिथिलन होता है। जैसे आपका ये हृदय है, इसमें क्या होगा, आपके जो आलिंद है ना, वो क्या करेंगे, ऐसे संकुचन करेंगे, ठीक है, और फिर क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। आपके जो निलय है क्या करेंगे, संकुचन करेंगे और क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे आपने एक थैली में पानी भरा, और पानी भरने के ढोल है, ठीक है, गुब्बारा है, गुब्बारे में पानी भर दिया, पानी भरने के बाद में उसको ऐसे बेच दो, ठीक है, तो बेचोगे तो पानी निकल ही जाएगा ना भाई। सेम वैसा ही खेल यहाँ पर है, मोटर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, ये ऊपर वाला है, सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, संकुचन होगा, रिलैक्स हो जाएगा, नीले के अंदर संकुचन होगा, रिलैक्स हो जाएगा, इस प्रकार से काम चलता है। तो हृदय चक्र में आलिंद और निलय का पूर्ण संकुचन और शिथिलन होता है। एक हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है, 0.8 सेकंड। तो मैं एक बात बता दूं, एक जो हृदय चक्र आपका पूरा होता है, कार्डियक साइकिल पूरी होती है, कितनी टाइम में होती है, 0.8 सेकंड में हो जाती है। मतलब आपका जो आलिंद एक बार संकुचन हुआ फिर रिलैक्स हो गया, आपका निलय एक बार संकुचन हुआ फिर रिलैक्स हो गया, ये कितनी देर में हुआ, 0.8 सेकंड में काम हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रख लेना, एनसीईआरटी में दे रखा है, एक हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है, 0.8 सेकंड, ठीक है। आलिंद और निलय का पूर्ण संकुचन और शिथिलन की अवधि कितनी होती है, जो आपके आलिंद और निलय जो है, इन दोनों के पूर्ण संकुचन, दोनों पूरी तरह संकुचित हो जाएंगे और पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे, इसकी अवधि भी 0.8 सेकंड है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करें अपन हार्ट बीट की, तो एक हार्ट बीट की अवधि कितनी होती है, एक हृदय स्पंदन या फिर एक हार्ट बीट की, एक हृदय स्पंदन कह दो हिंदी में, अंग्रेजी में, एक हार्ट बीट की जो है आपकी अवधि कितनी होती है, तो वो भी आपकी 0.8 सेकंड होती है। तो ये आपको बातें जो वो ध्यान में रखनी है। आपको पूछ ले हार्ट बीट की अवधि कितनी होती है, 0.8 सेकंड होती है। ध्यान से सुनना भाई, अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि टोटल आपकी कार्डियक साइकिल वो कितनी देर की होगी, वो 0.8 सेकंड की होगी। अब 0.8 सेकंड में ये आलिंद कितनी देर काम करता है, कितनी देर रेस्ट करता है, और ये निलय कितनी देर काम करता है, कितनी देर रेस्ट करता है, वो अपन को देखना है। दोनों का अपन मिलाएं काम, दोनों का काम मिलाएं तो वो 0.8 सेकंड का बनता है भाई। मैं, ठीक है, और
मेरी वाली, ठीक है, मैं और मेरी वाली, ठीक है, हम दोनों मिलकर 0.8 सेकंड काम करते हैं, लेकिन दोनों ने कितना काम किया अलग अलग, ठीक है, कितनी देर काम किया उसका हिसाब लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आलिंद जो है उसका संकुचन कितनी देर होता है, 0.1 सेकंड संकुचन होता है। तो जो आपका आलिंद जो ऊपर वाले कमरे हैं उनके अंदर संकुचन होता है 0.1 सेकंड का, ठीक है, ठीक है। और जो आपका शिथिलन आलिंद का भाई टोटल आपका टाइम कितना है, 0.8 सेकंड है। आलिंद ने कितनी देर काम किया, 0.1 सेकंड का संकुचन हुआ, तो बाकी 0.7 सेकंड बच गई, उसमें तो इसने रिलैक्स ही किया ना भाई, ठीक है। तो इसने संकुचन जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 0.1 सेकंड हुआ, बाकी जो आपका शिथिलन जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपका 0.7 सेकंड रहा, ठीक है। अब बात करें तो निलय की, तो निलय जो है ना इसने कितनी देर काम किया, इसका इसका जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है जो आपका संकुचन वो कितनी देर हुआ, वो आपका 0.3 सेकंड हुआ। और शिथिलन की मैं बात करूं वो कितनी देर हुआ, 0.5 सेकंड हुआ। तो ये अपन को मोटा मोटे काम पता लग गया, 0.8 सेकंड में से 0.3 सेकंड निलय ने काम किया, बाकी 0.5 सेकंड इसने रेस्ट ही किया है। चलिए अब यहां पर देखिए आलिंद ने कितनी देर काम किया, 0.1 सेकंड, ठीक है। निलय ने कितनी देर काम किया, 0.3 सेकंड। और आलिंद और निलय दोनों ने मिलकर रेस्ट कितनी देर किया, एक साथ में रेस्ट कितनी देर किया, 0.4 सेकंड। तो ये पूरा अपन ने हिसाब देख लिया 0.8 सेकंड का, है ना। कुल रक्त का आयतन जो निलय शिथिलन के खत्म होने के बाद निलय में होता है वो कितना आपका 120 ml की बात करता है। तो सुना वापस क्या बोल रहा है, कुल रक्त का आयतन जो निलय शिथिलन के खत्म होने के बाद निलय में होता है वो कितना है आपका 120 ml, ठीक है। तो आपका जो निलय है, आपके जो निलय नीचे वाले राइट वेंट्रिकल और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके अंदर कुल रक्त का आयतन कितना होता है, वो आपका 120 ml होता है ना, 120 ml। कुल रक्त का आयतन जो नीले शिथिलन, नीले का जो आपका रिलैक्सेशन है वो खत्म होने के बाद नीले में होता है तो वो 120 ml है, ठीक है। देखिए एथलीट और जो आपके धावक होते हैं जो दौड़ भाग करते हैं उनका ये ज्यादा हो सकता है भाई, है ना। आपको पूछ ले नॉर्मल इंसान के अंदर 120 ml होता है, और कोई पूछ ले आपको एथलीट और जो धावक है जो भागे दौड़ भाग का काम करते हैं उनका क्या है, ये जो आयतन है वो अधिक हो सकता है 120 से, ठीक है। कुल रक्त का आयतन जो नीले संकुचन के खत्म होने के बाद नीले में होता है वो आपका 50 ml है, और ये फिक्स है, चाहे वो धावक है चाहे वो एथलीट है, ये 50 ml फिक्स है। अब बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है, देखना ध्यान से मैं बता रहा हूँ आपको। वापस चलते हैं डायग्राम में, अपने डायग्राम में चलेंगे, ठीक है। आपको मैं और क्लियर कर देता हूँ, जब पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाएंगे ना। तो वेंट्रिकल यहाँ पर अपने पास में ये क्या है, आपके नीले हैं, नीचे वाले दो कमरे इनको नीले कहते हैं, ये दाया नीले है और ये बाया नीले है। अब ये कह रहा है कि जब आपके नीले जो है ना ये रिलैक्स होते हैं, जब ये रिलैक्स हो रहे होते हैं तब जब ये रिलैक्स में होते हैं तब इनके अंदर कुल रक्त का आयतन कितना होता है, कुल रक्त का आयतन इनके रिलैक्सेशन कंडीशन में कितना इनके अंदर भर सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि जो नॉर्मल इंसान है उसके अंदर 120 ml भर सकता है। जैसे अपन बात करें भाई, हर एक टंकी की कैपेसिटी होती है, कोई 500 लीटर की टंकी है, कोई 1000 लीटर की, कोई 2000 लीटर की टंकी है। सेम वैसे ही यहाँ पर जो है ना आपका आरवी और एलवी जो है इनके अंदर क्या 120 ml आ सकता है। जब ये रिलैक्स रहेंगे तो इनके अंदर ब्लड पूरा कितना भर सकता है, 120 ml भर सकता है इनके अंदर, ठीक है। 120 ml भर सकता है, ये नॉर्मल इंसान की बात करी। लेकिन कोई एथलीट वगैरह है तो उसके अंदर 120 ml से ज्यादा भी भर सकता है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर देखिएगा, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका ये जो नीले है इसके अंदर 120 ml ब्लड भर गया। अब क्या होगा, इसमें संकुचन होगा, गुब्बारा है उसमें अपन ने 120 ml डाल दिया, उसको अपन क्या कर देंगे, भींच देंगे, ठीक है। उसमें कर देंगे अपन संकुचन कराएंगे, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो इसके अंदर जो 120 ml है ना, इनके अंदर जो 120 ml है वो कहां जाएगा, आगे जो पाइप है उनमें जाएगा। पीछे वाले पाइप के पीछे वाले जो गेट है ना वो बंद हो जाएंगे। पीछे वाले गेट जैसे ही संकुचन करेगा ना, जैसे ही अपन इसको खींचेंगे, ठीक है, जैसे संकुचन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, पीछे वाले जो ये गेट है ये दोनों गेट एकदम से बंद हो जाएंगे, एकदम से बंद हो जाएंगे, दोनों गेट बंद हो जाएंगे और यहाँ से साउंड भी निकलता है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे उसकी। तो ये जैसे ही आपका नीले जो है इसमें संकुचन होगा, ये पीछे वाले गेट बंद हो जाएंगे। जैसे पीछे वाले गेट बंद हो गए तो ब्लड पीछे तो जा नहीं सकता, पीछे नहीं जा सकता तो ब्लड को आगे ही जाना पड़ेगा। आगे कहाँ जाएगा, तो ये दो पाइप जो है इनमें जाएगा। तो जैसे ही इसमें संकुचन होगा तो पीछे वाले गेट बंद हो गए, ब्लड पीछे जा नहीं सकता, आगे ही जाना पड़ेगा। आगे कौन है, आपके पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा। यहाँ पर भी गेट लगे हुए हैं, कौन सा, सेमिल्यूनर वोल्व। लेकिन ये क्या है, जैसे प्रेशर लगेगा तो ये गेट खुल जाएंगे और ब्लड इनके अंदर चला जाएगा। ब्लड क्या है, इनके अंदर चला जाएगा। ब्लड इनके अंदर चला गया, वो ब्लड वापस पीछे भी तो आ सकता है, अरे पाइप है, ठीक है, ब्लड पीछे भी तो आ सकता है, बिल्कुल भी आ सकता है। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, ये जो सेमिल्यूनर वॉल अपने यहाँ पर गेट थे जो खुले थे अभी, उनको क्या कर देंगे अपन, वापस बंद कर देंगे, ठीक है। तो गेट वापस बंद हो गए तो ब्लड को आगे ही जाना पड़ेगा, पीछे नहीं आ सकता, ठीक है। मैंने कहा अब ये क्या होगा, संकुचन हो गया तो क्या ये पूरी टंकी खाली हो जाएगी क्या, मैंने कहा पूरी टंकी खाली नहीं होती, इसमें 50 ml जो है ब्लड हमेशा रहेगा ही रहेगा, वो फिक्स है, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आई होंगी आपको।
आगे बढ़ेंगे अपन। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं अपन। स्ट्रोक वॉल्यूम प्रवाह आयतन, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो एक परकुचन या फिर एक सिस्टोल, ठीक है, सिस्टोल किसको कहते हैं, जो आपका निलय जो है इसमें संकुचन हुआ, आपके आलिंद के अंदर संकुचन हुआ, इसको सिस्टोल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को ही सिस्टोल कहा जाता है और रिलैक्स को क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो एक परकुचन या फिर सिस्टोल मतलब संकुचन होना में रक्त का कुल आयतन जो प्रत्येक निलय से निकलता है, तो रक्त का कुल आयतन जो एक प्रत्येक निलय से निकलता है वो कितना है आपका 70 ml है, ठीक है। तो एक परकुचन हुआ, जैसे आपका एक संकुचन हुआ, एक संकुचन और सिस्टोल हुआ, तो प्रत्येक निलय से कितना ब्लड निकलेगा, 70 ml ब्लड जो निकलता है, ठीक है। ये सामान्य प्रवाह आयतन है। आपको पूछे स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर प्रवाह आयतन, तो सामान्य प्रवाह आयतन कितना होता है, 70 ml होता है, ठीक है। एक टर्म आती है कार्डिक आउटपुट, होती है, ये भी ध्यान में रख लो भाई। हृदय निकास कितना होता है, हृदय निकास कितना होता है, तो आपके ब्लड कितना ब्लड निकलता है आपके आपके हार्ट से, तो वो ध्यान में रख लेना। तो प्रत्येक निलय द्वारा कुल रक्त का आयतन प्रति मिनट कितना निकलता है वो आपसे पूछा गया है। तो प्रत्येक निलय से आपका ब्लड कितना निकलता है, अभी बताया 70 ml निकलता है भाई। प्रत्येक निलय से एक परकुचन में कितना ब्लड निकलता है, 70 ml निकलता है। ये आपका 0.8 सेकंड में निकलता है 70 ml, ठीक है। अगर मैं 0.8 सेकंड का एक 70 ml निकल रहा है, तो एक मिनट में कितना निकलेगा, तो वो आपका कितना निकलेगा। तो निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हृदय निकास या फिर कार्डियक आउटपुट आपको निकालना है, तो आपका प्रवाह आयतन स्ट्रोक वॉल्यूम गुणा आप कर दो हृदय स्पंदन, ठीक है। तो एक धड़कन में 70 ml निकल रहा है, तो एक मिनट में कितनी धड़कन हो रही है, 72 धड़कन हो रही है। तो गुणा कर लो आप, 70 को गुणा करो 72 से, तो लगभग आपका 5 लीटर बनता है, ठीक है। 70 गुणा 72 करोगे तो लगभग आपका 5000 ml मतलब 5 लीटर प्रति मिनट आपका ब्लड जो हार्ट जो पंप करता है। तो पूछ लेता है आपसे कि प्रति मिनट आपका हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप करता है, 5 लीटर करता है ना, 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड पंप करता है प्रति मिनट आपका दिल, ठीक है। हृदय क्रिया का नियमन की बात करें, तो आपकी जो हार्ट की जो एक्टिविटी है, क्या इनको अपन रेगुलेट कर सकते हैं, क्या इनका नियमन कर सकते हैं, क्या इनको कंट्रोल कर सकते हैं क्या, तो यहां पर देखिएगा नियमन के अंदर होता है मेडुला ओब्लंगेटा में, ठीक है। तो अपने दिमाग के अंदर एक जगह है मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। जैसे अपन ब्रेन पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो हृदय का नियमन जो है, हृदय क्रिया की जो नियमन है वो यहां से क्या हो जाती है, रेगुलेट हो सकती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी जो हार्ट है ना उसकी क्रियाओं को अपन थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आपकी धड़कन जो बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे आपने कुछ डरावनी चीज देख ली, आपने क्या देख ली, कुछ डरावनी चीज देख ली, तो आपकी धड़कन बढ़ जाती है, अरे बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है, कुत्ता पीछे बढ़ गया, धड़कन बढ़ गई। तो ये क्या आपका दिमाग का खेल है, ठीक है। धड़कन बढ़ा सकते हो, भी हो सकती है आपकी धड़कन, लेकिन आप धड़कन को बंद चालू नहीं कर सकते कि आज धड़कन को बंद कर लेता हूं, अरे एक बार बंद हो गई तो फिर बंद हो गई, खत्म हो गई बात, ठीक है। आज धड़कन को ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो आप उसको रेगुलेट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है, एएनएस इसको कहते हैं शॉर्ट में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसको अपन अंग्रेजी में सिंपैथेटिक कहते हैं, और एक होता है आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसको पैरासिम्पैथेटिक आपका तंत्र कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपको शैतान दिखाई देगा, आपको शैतान दिखाई देगा तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और भैया बिल्कुल बढ़ जाएगी हमारी हार्ट बीट, ठीक है। और मैं कहूँ तुम्हारी कोई प्यारे लोग तुम्हें दिखाई देंगे, ठीक है, और वो वाली दिखाई देगी, तो क्या होगा, तो तुम्हारी जो धड़कन है वो, हाँ मजा ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपैथेटिक जो है इसके अंदर हार्ट बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर शैतान याद रख लेना। तो इसमें क्या है, आपकी शैतान दिखाई देगा, सिंपैथेटिक के अंदर हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हार्ट बीट जब बढ़ेगी, जब जब दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, तो आपका कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। भाई एक धड़कन में 70 ml निकल रहा है, 72 अगर धड़कन हो रही तो 5 लीटर के आसपास ब्लड आपका पंप करेगा हार्ट। लेकिन अगर किसी की हार्ट बीट बढ़ गई, 100 बीट हो रही है उसकी, 100 हार्ट बीट हो रही है, तो 70 गुना 100 करोगे, 7 लीटर ब्लड पंप करेगा आपका हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हार्ट बीट बढ़ेंगी तो आपका कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है। अब बात करें पर पैरासिम्पैथेटिक की, अगर प्यारे लोग आपको दिखाई देंगे, P4 पैरासिम्पैथेटिक, P4 प्यारे लोग दिखाई देंगे, तो आपको हार्ट बीट जो कम कम करती है, और आपको जब हार्ट बीट कम हो जाएंगी तो आपका कार्डिक आउटपुट जो वो भी कम हो जाएगा, 5 लीटर से थोड़ा घट जाएगा। हॉर्मोन्स द्वारा नियमन, ठीक है। अब कौन कौन से हार्मोन है जो आपकी हार्ट बीट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, नियमन करते हैं, उसके बारे में बात करें तो पहला एड्रिनल मेडुला, ठीक है। तो एड्रिनल जो मेडुला है इसका जो हार्मोन है आपका एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, ये आपने रील वगैरह में नाम सुने होंगे, एड्रेनलिन हो रहा है, एड्रेनलिन रस हो गया इसके, ठीक है। तो ये वही है एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, ठीक है। ये जो आपके हार्मोन है ये हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, ये आपकी हार्ट बीट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए
ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन क्या है, इनको डिटेल में अपन जब हार्मोन्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में टेंशन मत लेना। अभी आपको अपन अपन हार्ट पढ़ रहे हैं, अपन दिल पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ ना। थायराइड ग्लैंड के जो आपके हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, वो आपके बीएमआर को बढ़ा देता है। बीएमआर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको बढ़ा देता है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट के साथ में आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। अब बात करें अपन हृदय स्पंदन की बात करें, हार्ट बीट की बात करें, तो बच्चे के अंदर हार्ट बीट जो वो ज्यादा होती है, अब देखा होगा आपने, बच्चा ज्यादा उछल कूद करता रहता है, और जो बूढ़ा व्यक्ति है ना शांत हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे में क्या हार्ट बीट ज्यादा है, ठीक है, बच्चे में हार्ट, अब टच करके देखना, किसी घर पे छोटे बच्चे हैं तो उनके यहाँ पर हार्ट टच करके देखोगे ना तो आप डर जाओगे, बहुत फास्ट फास्ट चलती रहती है। तो यहाँ पर हार्ट बीट बच्चे के अंदर तेज होती है, वृद्धावस्था में हार्ट बीट थोड़ी स्लो हो जाती है। अब आते हैं पर हार्ट साउंड पे, हृदय ध्वनि पे आते हैं, हार्ट साउंड की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा हृदय चक्कर के दौरान दो महत्वपूर्ण ध्वनियां निकलती हैं। जब आपका जो कार्डियक साइकिल चलती है, मैंने कहा आपकी 0.8 सेकंड के अंदर दो साउंड निकलते हैं, दो ध्वनियां आती हैं, वो ध्वनियों की बात करनी है अपन को, ठीक है। तो जिनको अपन स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती है। अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा स्टेथोस्कोप क्या होता है, तो वो डॉक्टर लगाता है ना, ईयरफोन लगाता है कान में, ठीक है, वो हेडफोन लगाता है, ईयरफोन, ठीक है, वो उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हृदय चक्कर के दौरान वो यहाँ पर लगा के देखता है वो, ठीक है। तो दो दो महत्वपूर्ण ध्वनियां जो है यहाँ पर निकलती हैं, जिसको अपन कहते हैं स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती हैं। अब इन दो ध्वनियों का चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व है। अब ये क्या होता है, मैंने कहा इन दो ध्वनियों, जो दो ध्वनियां निकलती हैं आपकी कार्डियक साइकिल के दौरान, जो दो ध्वनियां निकलती हैं जिसको स्टेथोस्कोप लगा के सुना जा सकता है, तो वो मजे के लिए नहीं सुनता है डॉक्टर, जैसे आप जाओगे कि उसको जो भी बताओगे, सबसे पहले डॉक्टर ये करता है बिठा के आपको वही सुनता, आपकी साउंड सुनता, तो आपको ऐसा नहीं आपका म्यूजिक सुन रहा है, वो मजे ले रहा है, मजे नहीं ले रहा। ये जो दो ध्वनियां हैं, इनसे क्या है, चिकित्सीय निदान, ठीक है, आपका जो मेडिकल डायग्नोसिस में काम आती है, ठीक है, आपको कौन सी बीमारी वगैरह चेक करने में, ये डायग्नोस करने में, ये जो है आपकी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोनों ध्वनियां, ठीक है। अब वो दो ध्वनियां कौन सी निकलती हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो तो पहली ध्वनि है वो कौन सी आपकी, लब, और दूसरी ध्वनि कौन सी आपकी, जब। याद रखना भाई, पहली ध्वनि कौन सी आपकी, लब, और दूसरी ध्वनि कौन सी आपकी, जब। तो पहली ध्वनि जो लब है वो कह कब आएगी, मैंने कहा जब आपको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ध्यान से आना, ध्यान से आना, ध्यान से, डायग्राम से देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। पहली ध्वनि जो आपकी लब है वो कब निकलती है, मैंने कहा आपको कि जैसे ही ये संकुचन करेगा ना आपका नीले, नीले जैसे संकुचन करेगा, ये जो पीछे वाले गेट है ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और जब गेट बंद होता है, जोर से धक्का लगता है, तो क्या होता है, आवाज आती है बड, ठीक है, तो वहां पर आएगी लब, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ये त्रिवलनी कपट और आपकी द्विवलनी पट जैसे ये बंद होंगे, आपका जो नीला है उसमें संकुचन होगा, जैसे ये बंद होंगे आपकी पहली आवाज क्या आएगी, लब, ठीक है भैया, पहली आवाज तो पता लग गया। मैंने कहा उसके बाद में रक्त यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब रक्त वापस पीछे ना आ जाए, इसलिए क्या है, आपके अर्धचंद्र जो आपके कपाटिका है, जो सेमिलुनर वॉल है, यहाँ पर जो गेट लगे हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद होते हैं, और वो भी झटके से बंद होते हैं। जब झटके से बंद होते हैं आवाज कैसे आती है, अपना गेट बंद होता है आवाज कैसे आती है, भड। तो यहाँ पर क्या आएगा, डब, ठीक है। तो पहला जो पहली ध्वनि आती है वो लब, वो त्रिवलनी पट और द्विवलनी पट के बंद होने से आती है, और जो दूसरी ध्वनि है आपकी वो सेमिलुनर वॉल के बंद होने से आती है, डब। तो लब डब समझ में आया, अपन इसको रीड कर लेंगे अब, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चीजें जो है वो क्लियर हो रही हैं, ठीक है। इतना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं पूछता आपको, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन एक तो मैं आपके पेपर देख चुका हूँ, जो 16 18 और आपके 21 का जो 22 में हुआ था, ठीक है, 22 में फिर 21 में हुआ था, 22 में हुआ था, तो वो पेपर मैंने देखे, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत सीधे सीधे पूछता है, कहीं भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत ईजी एग्जाम होता है। ढंग से एक बार पढ़ लोगे, बस पढ़ना ढंग से है, क्लियर कर लोगे, इतना सा है बस, ठीक है। पर पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ना सारा कुछ पड़ेगा, क्वेश्चन घुमाता ज्यादा नहीं है, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्वनि की अपन बात कर रहे थे अपन, तो आपका पहली ध्वनि जो लब आती है वो त्रिवलनी पट और द्विवलनी कपाट के बंद होने से आती है, ठीक है। और ये नीले परकुचन की ध्वनि है, नीले जब परकुचन होता है तो आपके पीछे वाली गेट बंद होते हैं, उससे ध्वनि आती है, ठीक है। ये लो पिच की होती है, ध्यान रखना, इसकी पिच क्या होती है, लो होती है, और इसकी लंबी अवधि होती है। जैसे आपको एक बात बताऊं, पिच लो होने का मतलब क्या है, जैसे कुछ आवाज होती है जो तीखी आवाज होती है, जो कानों में चुभती है, जैसे कुछ लड़कियों की आवाज होती है जो कानों में चुभती है, तो उनकी पिच, लड़कियों की पिच वैसे ही हाई होती है ना, लड़कियों की जो पिच होती है वो हाई होती है, तीखी आवाज होती है ना। तो यहाँ पर जो ये साउंड आती है ये लो पिच की आती है, पिच इसकी लो होती है, लेकिन ये लंबी अवधि, मतलब टाइम इसका ज्यादा होता है, कई देर तक ये आवाज चलती रहती है ना, तो ये आवाज ज्यादा देर तक सुनाई देती है, लेकिन इसकी पिच कैसी होती है, लो होती है। वही मैं बात करूं दूसरी ध्वनि जब की मैं बात करूं, तो ये अर्धचंद्र कपाट के बंद होने से आती है, सेमिलुनर वॉल्व के बंद होने से आती है, और ये नीले शिथिलन ध्वनि है, नीले जब रिलैक्स कर जाता है तब बंद होते हैं गेट, तब ये आपकी ध्वनि आती है। और ये हाई पिच की है, एकदम से हाई पिच वाली आवाज है, तीखी आवाज होती है ये, और ये कम अवधि के लिए होती है, तीखी होती है, हाई पिच की होती है, लेकिन कम अवधि के लिए, थोड़ी देर के लिए आएगी ना। चलिए
अब ईसीजी की भी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की भी बात कर लेते हैं। तो ईसीजी की बात करें तो ईसीजी हृदय के हृदय चक्र की विद्युत क्रियाओं का आरेखीय ग्राफिकल आपका प्रस्तुतिकरण है। अब आप देखा होगा कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे या फिर कोई बताओगे कि भाई किसी का गैस का दर्द हो रहा है छाती में, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या निकालेगा, ईसीजी कर देता है। ईसीजी में क्या करते हैं, वो एक ग्राफ को पेपर आपने देखा, ग्राफ एकदम ग्राफ पेपर आता है, उस पर लाइन से बनाते हैं। नहीं देखा भैया हमें तो डॉक्टर से नहीं जरूरत पड़ी, भगवान के लिए आपको जरूरत ना पड़े। आपने फिल्मों में देखा होगा, ठीक है, फिल्मों में जो भी कोई इंसान को कुछ हो गया, ठीक है, और उसको बेड पे लिटा रखा है, साइड में एक मॉनिटर लगा हुआ है, ठीक है, और उस मॉनिटर में लाइन लाइन चलती रहती है ना, और वो क्या करता है, पिप 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 ऐसे करता रहता है, ठीक है, और जैसे ही वो इंसान मर जाता है तो वो लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है, उसके बाद जैसे वो मर जाता है तो लाइन सीधी हो जाती है, ठीक है, और आवाज आती है पी, पहले पिप पिप पिप, उसका पी। ये वो मन से नहीं बोल रहा भाई, ठीक है, ये मन से कहानी नहीं बता, एनसीईआरटी में लिखी हुई है कहानियां, ठीक है। चलिए, ईसीजी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, याद रखना भाई, ठीक है। ईसीजी ईसीजी हृदय के हृदय चक्र की विद्युत क्रियाओं का आरेखीय ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है। मतलब जो आपकी जो हृदय की जो क्रियाएं हैं, जो आपकी हार्ट की जो एक्टिविटीज हैं, उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या है, ईसीजी। ईसीजी क्या है, जो आपकी हार्ट की एक्टिविटीज है उनको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ईसीजी, ठीक है। अगर आपको एक स्टैंडर्ड ईसीजी लेनी है, अगर आपको स्टैंडर्ड ईसीजी लेनी है, एक मानक ईसीजी प्राप्त करने के लिए आपको मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड द्वारा जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको सिर्फ एक नॉर्मल ईसीजी लेनी है, ठीक है, आपको स्टैंडर्ड ईसीजी लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रोगी है उसको मशीन से 3 विद्युत लीडों से जोड़ देते हैं और लगातार उसकी निगरानी करके अपना प्राप्त कर सकते हैं, ईसीजी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वो 3 लीड कहां कहां लगाते हैं वो देखिएगा। 2 लीड तो लगाएंगे दोनों कलाइयों पर, कलाइयां सब जानते हो, चिटियां कलाइयां, वे मेरी मेरी गोरी कलाइयां, चिटियां कलाइयां हो गई, ठीक है। तो ये होगी आपकी चिटियां कलाइयां, मतलब कलाइयों पर लगाएंगे 2 लीड तो, ठीक है, और 1 लीड लगाएंगे बाएं पैर के टखने पर, ठीक है। तो 2 कलाइयां तो आपके यहाँ पर कलाइयों पर, और 2 लीड तो कलाइयों पर होगी, और एक जो लीड बच गई वो कहाँ लगाएंगे, आपका जो बायां पैर है उसके टखने पर। जो बच्चे टखना नहीं जानते, तो अंग्रेजी में हो गया, टखना कौन जानते, ठीक है, एंकल पर, है ना, जो एंकल है, बाएं पैर का जो एंकल है वहां लगाते हैं। तो 3 लीड हो गई। अब ये बात करी मैंने किसके लिए, स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए, मानक ईसीजी के लिए। अगर आपको डिटेल ईसीजी चाहिए ना, तो उसके लिए ये 3 लीड तो लगाते ही लगाते हैं, उसके अलावा छाती के अंदर भी, चेस्ट रीजन के अंदर भी क्या है, कई लीड लगाई जाती हैं, वो डिटेल्ड ईसीजी के लिए होता है। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड ईसीजी चाहिए तो उसके लिए 3 ही लीड लगाई जाती है। तो अपने सिलेबस में स्टैंडर्ड ईसीजी है तो 3 लीड की बात करेंगे अपन। लेकिन अगर डिटेल ईसीजी चाहिए तो हमने देखा होगा कुछ पेशेंट्स के, आपने मूवीज में देखा ही होगा, छाती में भी क्या है, लीड लगाते हैं, तो वो डिटेल ईसीजी होती है ना, ये अपन स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें सोचना कि भाई आपने गलत बता दिया, यार सही बता रहा हूँ, गलत तो नहीं बताता। इधर देखो भाई, यहाँ पर देखिए, ये कुछ आपको ग्राफ दे रखा है, इसी प्रकार का ग्राफ आता है, लेकिन वो ग्राफ पेपर पे आता है ना, ये ग्राफ पेपर पे आता है। इसमें देखो ये पी, ठीक है, क्यू आर एस टी, ये जो आपको देखो यहाँ पर ये उछाल देखने के लिए मिल रहे हैं ना, इसी से डॉक्टर को पता लगता है कि इसका हृदय सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत है या नहीं है। सबसे पहले जो पी है ना, ये पी जो यहाँ पर उछाल आया है, ये किसके लिए है, ये आलिंद जब संकुचन होता है ना, ऊपर वाले जो आलिंद है वो संकुचन होते हैं, उसमें कितनी देर के लिए होता है, वो 0.1 सेकंड के लिए ही होता है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर 0.1 सेकंड में थोड़ा सा संकुचन होता है, तो इतना सा उछाल अपन को देखने को मिलेगा। पी जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, आलिंद संकुचन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भैया। फिर आएगा क्यू आर एस, देखो कितना सा बड़ा सा है क्यू आर एस, ये क्यू आर एस बड़ा सा है, तो ये किसके लिए है, नीले संकुचन के लिए। किसके लिए है, नीले संकुचन के लिए। नीले का संकुचन कितनी देर होता है, 0.3 सेकंड होता है। तो 0.3 सेकंड में क्या है, ये नीले संकुचन क्या है आपका, इसके लिए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको टी वेव दिखाई दे रही होगी, टी वेव दिखाई दे रही होगी। टी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये नीले के शिथिलन को रिप्रेजेंट कर रही है। जो आपका नीले यहाँ पर संकुचन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इसका रिलैक्सेशन भी तो होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब वापस रिलैक्स भी तो होगा, तो रिलैक्सेशन को कौन दर्शा रही है, टी वेव जो है रिलैक्सेशन को दर्शा रही है। आगे जो ये अगली वेव है ये किसको दर्शा रही है, अगली वेव जो है ये वापस पी वेव आ गई, है ना, अगली जो है ये वापस क्या आ गई, आपकी पी वेव आ गई। अब आप कहोगे भैया पी वेव का मतलब तो क्या है, पी वेव का मतलब तो ये हो जाता है कि आपका पी वेव का मतलब तो है कि आपका आलिंद वापस संकुचन हो जाएगा। मैंने कहा सही कह रहे हो। तो आप एक बात बताओ भैया, आलिंद संकुचन को यहाँ आ गया, ठीक है, नीले संकुचन यहाँ आ गया, आलिंद का शिथिलन, आपका नीले का शिथिलन यहाँ आ गया, लेकिन आलिंद संकुचन तो हुआ, लेकिन इसका रिलैक्सेशन कब हुआ, इसका शिथिलन कब हुआ। तो मैंने कहा जो आपका आलिंद है इसका संकुचन तो पी वेव के अंदर दर्शा रहा है, लेकिन आलिंद का जो शिथिलन है ना वो इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के टाइम पर ही होता है। जब आपका नीले संकुचन हो रहा है, नीले का संकुचन हो रहा है, उसी टाइम पर आलिंद का शिथिलन हो रहा होता है। लेकिन नीले का संकुचन जो है वो इतना ज्यादा
बड़ा होता है कि इस ग्राफ के पीछे, क्यूआरएस के पीछे जो है आलिंद का जो आपका जो शिथिलन है वो छुप जाता है, इसलिए अपन को वो इस ग्राफ में नहीं दिखाई देता। तो आलिंद का संकुचन दिखाई देता है, नीले का संकुचन दिखाई देता है, नीले का शिथिलन दिखाई देता है, लेकिन आलिंद का आपका शिथिलन जो वो दिखाई नहीं देता है। तो ये इस प्रकार की जो है आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये देखने होते हैं, और इसी की इसमें जो आपको अबनॉर्मलिटी दिखाई देगी उसके हिसाब से आप जब जज करते हो कि पेशेंट के अंदर कोई दिक्कत है कि नहीं है। ये आपका ईसीजी आता है, ठीक है। ईसीजी में असामान्यता जो है वो बीमारी को इंगित करता है। अगर ईसीजी के अंदर असामान्यता आ रही है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बीमारी को इंगित करता है। अब मैं एक बात बता देता हूँ, इन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को गिन के अपन आपकी जो पेशेंट है उसकी हार्ट बीट को पता कर सकते हैं। जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएंगे उतनी उसकी हार्ट बीट है, ठीक है। ईसीजी की चिकित्सीय महत्ता बहुत ज्यादा होती है। जो आपकी ईसीजी है इसकी चिकित्सीय महत्ता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो ये ईसीजी भी कंप्लीट हो गया अपना। अब यहाँ पर कुछ विकृतियां दे रखी हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है, जैसे आपका उच्च रक्तदाब हो गया, आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है कर लो भाई, ठीक है, लेकिन कर लो 4-5 ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उच्च रक्तदाब अति तनाव हो गया आपका, ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। ये उच्च आपको पता है ना, हाई बीपी हाइपरटेंशन, तो वही है ये, ठीक है। तो जिसमें अति तनाव दाब की ये वह अवस्था है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा सा दिखाई दे, ठीक है। उच्च रक्तदाब अति तनाव क्या है? आपका हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप सामान्य 120/80, ये क्या है? आपका सामान्य रक्त, आपका ब्लड प्रेशर, आपको सामान्य नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछे तो वो कितना होता है? 120/80, ठीक है। 120/80 ये क्या आपका सामान्य रक्तचाप है, ठीक है, सामान्य ब्लड प्रेशर यही है, से अधिक होता है। अगर इससे ज्यादा बढ़ गया, इससे ज्यादा बढ़ गया तो वो क्या है? आपका हाई ब्लड प्रेशर में आता है। 120/80 से अगर बढ़ गया तो वो किसमें आता है? हाई ब्लड प्रेशर में आता है। 120 का मतलब बता देता हूं, यहां पर 120/80 लिख रखा है, 120 120/80 लिख रखा है, ठीक है, 120/80। अब यहाँ पर 120 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 120 से ब्लड प्रेशर तब होता है जब आपका हार्ट क्या कर रहा है? संकोचन करता है। भाई बात बताओ, आपने गुब्बारे में पानी भर रखा है, गुब्बारे को आप खींचोगे तो क्या हो जाएगा? पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा ना, जो गुब्बारे से पानी निकलेगा उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, पाइप को खींच लो ना, जो पाइप आपकी प्लास्टिक वाली जो रबड़ वाली पाइप आती है उसको खींचोगे तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपका हार्ट जो है वो क्या करेगा? संकुचन करेगा, तो आपका जो ब्लड प्रेशर वो कितना होता है? 120 होता है। और 80 कब होता है? जब आपका हार्ट जो शिथिलन अवस्था में होता है, तब आपका ब्लड प्रेशर 80 होता है। तो ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है, ये क्या आपकी नॉर्मल कंडीशन है। अगर इससे ज्यादा बढ़ गया ना, इससे ज्यादा अगर बढ़ गया तो वो किसमें आता है? आपका हाई ब्लड प्रेशर में, हाइपरटेंशन में आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 120 मिमी एच जी, ठीक है, एच जी आपका ये मापने की जो यूनिट है, ठीक है, मिलीमीटर में मरकरी दबाव को परकुचन या फिर पंपिंग दाब भी कहते हैं, इसको मैंने आपको बता दिया। और जो 80 मिमी एच जी है, ये आपका विराम काल या फिर अनुशीतलन जो है आपका रक्तदाब कहते हैं। यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर भी 140/90 या फिर इससे अधिक होता है, 140/90 या फिर इससे अधिक होता है, तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है। उच्च रक्तचाप जो है वो ज्यादा, किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा ही हाई रहता है तो हृदय की बीमारियां जो है वो जन्म देता है, हृदय की बीमारियों को जन्म देता है। तथा अन्य जो महत्वपूर्ण अंग है, जैसे मस्तिष्क हो गया, आपका किडनी हो गई, ठीक है, वृक्क मतलब किडनी, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, हेलो, हाँ जी सर। हाँ बस 5 मिनट में क्लास खत्म कर दी। एक सेकंड, है ना। तो जैसे अंगों को प्रभावित करता है। अगला आपका हृदय धमनी रोग, जिसको अपन कैड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपका आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसको फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हृदय धमनी का रोग प्राय आपका अथीरोकंठीय अथीरोस्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें जो हृदय की जो पेशियां, हार्ट की जो मसल्स है ना, ठीक है, उनको रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियों को प्रभावित हो जाती है। तो इस हृदय धमनी रोग के अंदर, कैड के अंदर होता क्या है? कैड के अंदर होता कुछ भी नहीं है। जो ऐसे जो वो मसल्स जो आपकी जो वो धमनियां जो आपके हार्ट की मसल्स को ब्लड देती हैं, वो धमनियां जो आपकी हार्ट की मसल्स को क्या देती हैं? ब्लड देती हैं, वो प्रभावित हो जाती है। तो हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिलता तो नाराज हो जाती है वो, ठीक है। तो ये बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम जमा हो जाता है, दो धमनियां उसमें कैल्शियम जमा हो जाएगा, वसा जमा हो जाएगी, तथा अन्य रेशे ऊतक जो है वो जमा हो जाते हैं, जिससे क्या है? धमनी की अवकाशिका जो है वो, धमनी की जो अवकाशिका है वो सक्रिय हो जाएगी, और ब्लड जो पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा किसके पास में? हार्ट की मसल्स के पास में। अगला है आपका हृदय शूल एंजाइना, इसको एंजाइना पेक्टोरिस हृदय
वेस्टिबुलर पेक्टोरिस भी कहते हैं, ठीक है। हृदय पेशी में जो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जो आपकी हार्ट की मसल्स हैं वहां पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। अब हार्ट कहेगा भाई मैं पूरी दुनिया को, मैं पूरे शरीर को हार्ट जो ब्लड है वो पहुंचा, तो मेरे पास ही नहीं पहुंच रहा, तो वो क्या एंजाइना हो जाता है, हृदय शूल हो जाता है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं इसको। ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तब सीने में दर्द होता है, वक्ष पीड़ा होती है, ठीक है। और एंजाइना हृदय शूल की पहचान है। हृदय शूल स्त्री या फिर पुरुष दोनों में हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था और वृद्धावस्था में सामान्यतः यह अधिक होता है। यह अवस्था रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है, ठीक है। अगला है आपका हृदयपात, हार्ट फेलियर, ठीक है। तो हृदयपात यह वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपका हृदयपात या फिर हार्ट फेलियर क्या है, बोलता आपने सुना होगा हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर में क्या है, आपका जो हार्ट है ना ब्लड पंप तो करता है, लेकिन उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता जितना आपके शरीर को चाहिए, उतना ब्लड नहीं पंप कर पाता, तो हार्ट यहाँ पर फेल हो जाता, हार्ट फेलियर कहेंगे इसको, ठीक है। इसको कभी-कभी संकुलित हार्ट हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फुफ्फुस का संकुलन हो जाना भी इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात की ठीक हृदयघात, हृदयघात जो होता है आपका भांति नहीं होता, जहां हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। जैसे आपका हृदयघात है, आपका जो कार्डियक अरेस्ट है, उसके अंदर क्या है, आपकी आपकी जो हार्ट बीट है वो पूरी तरह बंद हो जाती है, एकदम से बंद हो जाती है। तो ये हार्ट फेलियर और हृदयघात अलग-अलग चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कुछ टर्म्स है आपकी हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में आपका ब्लड पंप तो करता है, लेकिन उतना ब्लड पंप नहीं करता जितना आपके शरीर को चाहिए होता है। हार्ट अटैक क्या है आपका, इसको हृदयघात कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट में तो आपका हार्ट जो पूरी तरह एकदम से ही बंद हो जाता है। हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक के अंदर आपका हार्ट जो पूरी तरह बंद नहीं होता। आपने सुना होगा हार्ट अटैक के अंदर बंद हो जाता है, पूरी तरह बंद नहीं होता। हार्ट अटैक के अंदर आपकी जो हार्ट की मसल्स है ना वो डैमेज होने लग जाती है। तो आपने सुना होगा कि 3 झटके देता है हार्ट अटैक, तो क्या है, 3 झटके देता है, सुना होगा आपने। तो 3 झटके इसीलिए देता है कि हार्ट की मसल जो वो डैमेज होना स्टार्ट हो चुकी है, तो पहले झटके में थोड़ी और डैमेज हुई, और डैमेज होगी, दूसरा झटका आएगा और डैमेज हो जाएंगे, तो तीसरा झटका आ जाएगा। तो यहाँ पर हार्ट अटैक के अंदर एकदम से हार्ट बंद नहीं होता, कार्डियक अरेस्ट के अंदर एकदम से हार्ट बंद हो जाता है, हार्ट बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट पंप तो करता है, लेकिन इफेक्टिव पंप नहीं करता। तो ये मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर आप मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। बाकी जो आपकी एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह वो अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया तो आपका जो टॉपिक जाए अच्छे से हो गया है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ये कर लेना अच्छे से, आपकी एग्जाम बढ़िया क्लियर हो जाएगी। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा आपका होगा गलत नहीं होगा। वीडियो तुम लोगों को पसंद आया है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे हम अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए देखते रहो, मस्त रहो, बाय।